गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्यामिति में त्रिभुज की चर्चा करेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और त्रिभुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूनियर कक्षाओं में भी है और क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, ठीक है। तो त्रिभुज के जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे तभी हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का जो टॉपिक है जूनियर कक्षाओं में भी है, हाई स्कूल में भी है, ठीक है। और कंपटीशनों में भी त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज की चर्चा करेंगे, ठीक है। त्रिभुज से प्रश्न आते हैं, कंपटीशनों में भी आते हैं। तो इसके बेसिक चीजों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइएंगल। देखिए त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, मतलब जिसमें तीन भुजा हो, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्राइएंगल, मतलब तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन कोण होती हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन कोण हो गए और तीन क्या हुई, भुजाएं हुई। तो इसका मतलब त्रिभुज के कितने पार्ट हुए, तीन एंगल हुए और तीन साइड से तीन भुजाएं हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज के कितने भाग हुए, 6 भाग होते हैं, ठीक है। इन 6 भाग में ये क्या होगा, तीन कोण होगा और तीन क्या हो जाएंगी, भुजाएं होंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके परिभाषा के बारे में पहले बात करते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए एक शब्द आया रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में आप जानते ही होंगे कि रेखाखंड जो होता है, सपोज के लिए कोई रेखा है, ठीक है। तो इसका एक कोई पार्ट ले लिया गया, सपोज के लिए ये पार्ट हमने ले लिया ए बी, ठीक है। तो रेखा का एक भाग होता है, रेखाखंड जो है रेखा का क्या होता है, एक भाग होता है। तो ये ए बी रेखा का एक भाग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड ए बी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सपोज कर लिए कि एक रेखाखंड ये हो गया और ये दूसरा रेखाखंड है और ये तीसरा रेखाखंड है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। ये तीन रेखाखंड हुए, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। तो देख रहे हैं कि वो कौन कौन है। एक तो साइड हो गया, 3 साइड हुआ, ए बी, ए सी, बी सी, ये 3 भुजाएं हो गई। और 3 कोण हुए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 3 क्या हुए, एंगल हो गए, ठीक है। तो जो माइन्यूट पॉइंट है उसको हम नोट करते चलेंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, 6 भाग। त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, नाम से स्पष्ट है। त्रिभुज के 6 भाग हैं। तो 6 में 3 भुजाएं हो गई और 3 क्या हो गए, कोण हो गए, ठीक है।
तो इन 6 भाग में 3 भुजाएं होंगी और 3 क्या होंगे, कोण होंगे। ठीक है, तो इन 6 भाग में क्या हुआ, 3 भुजाएं तथा 3 कोण, 3 भुजाएं तथा 3 कोण। ठीक है, समझ रहे हैं। वो भुजाएं कौन कौन है, देखिए भुजाएं क्या क्या होंगी, एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है, तीसरी भुजा सी है, या ए सी भी कह सकते हैं। ए बी बी सी और सी ए या ए सी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भुजा क्या होगा, ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी ए या ए सी। ठीक है, कोण कौन कौन से होंगे इसमें, कोण कौन कौन से हैं, इसको हम कह सकते हैं एंगल ए कह सकते हैं। कोण क्या होगा, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, मतलब 3 कोण हुए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसी को हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोण ए को पढ़ सकते हैं कोण बी ए सी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते कोण बी ए सी, या इसको कह सकते हैं कोण, इसी को सी ए बी भी कह सकते हैं, सी ए बी। तो चाहे आप कोण ए कहिए या कोण बी ए सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस कोण को हम लेंगे वो बीच में रहेगा, तो बी ए सी। अब यहां देखिए जो शीर्ष हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ये त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है। ठीक है, जहां 2 रेखाखंड एक दूसरे को काट रहे हैं या 2 रेखाखंड एक दूसरे पर मिल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो ये बी सी, ये त्रिभुज के क्या हो गए, शीर्ष हो गए। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, अब इस कोण की बात हुई, इसी तरह इस कोण को कोण बी को क्या कहेंगे, यहां हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह हम लिख दे रहे हैं कि कोण कौन कौन सा है, कोण ए, आप चाहे कोण ए कहिए या कोण बी ए सी कहिए या कोण सी ए बी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह कोण बी ये कोण है, ये कोण बी है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, या इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते, कोण सी बी ए, तो यही कोण माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण सी बी ए, जो कोण हम ले रहे हैं वो बीच में रखा जा रहा है। कोण भी ले रहे हैं तो कोण सी बी ए भी कह सकते हैं, और इसी को इस तरह भी कह सकते हैं, कोण ए बी सी भी कहा जा सकता है, या कोण ए बी सी। ठीक है, और दूसरा कोण है कोण सी को क्या कहेंगे, देखिए ये कोण है, त्रिभुज का तीसरा कोण कोण सी है। ठीक है, तो सीधे कोण सी भी कह सकते हैं, और इसी को इस तरह भी हम कह सकते हैं, कोण ए सी बी, इस तरह भी कहा जा सकता है, कोण ए सी बी, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कोण बी सी ए, इस तरह भी कहा जा सकता है, कोण बी सी ए। ठीक है, तो ये त्रिभुज के 3 कोण है, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, त्रिभुज में के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, और 6 भाग कौन कौन से हैं, 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं। भुजाओं में ए बी बी सी सी ए हो गया, और कोण कौन कौन से है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, तो इसी को इस अलग अलग तरह से भी हम कह सकते हैं, जैसे कोण ए को कोण बी ए सी भी कह सकते हैं, कोण सी ए बी भी कह सकते हैं, कोण बी को कोण सी बी ए भी कह सकते हैं, या कोण ए बी सी भी कह सकते हैं। इसी तरह कोण सी को कोण ए सी भी या कोण बी सी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन सा इसमें, ए बी सी, ये त्रिभुज के क्या हो गए, शीर्ष हो गए। ठीक है, ये भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया, यहां शीर्ष यहां कर दे रहे हैं। त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, ये कि 2 रेखाखंड जिस बिंदु पर मिल रहे हैं
वो क्या होगा, त्रिभुज का शीर्ष होगा। ठीक है, तो इतना बात तो हो गया। अब हम इसके परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप का मतलब होता योग, मतलब सभी भुजाओं का योग। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है, जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इसमें तो आता भी है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, और जूनियर कक्षाओं के लिए भी उपयोगी होता है, क्लास 9, 10 इन सब के लिए भी उपयोगी है। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष हो गए। अब इसमें त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती हैं। वो भुजाएं कौन कौन सा है? ए बी, बी सी और सी ए। तो इन सभी का क्या कर लेंगे? योग निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो तीनों भुजा कौन कौन सी है? एक भुजा हो गया ए बी, और दूसरी भुजा बी सी, और तीसरी भुजा सी ए या ए सी भी कह सकते हैं, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब त्रिभुज के परिमाप को 2s से व्यक्त करते हैं। 2s क्या है? त्रिभुज का परिमाप है। अगर मान लीजिए ये भुजा हम स्मॉल, इस भुजा ए बी की लंबाई स्मॉल ए है, भुजा बी सी की लंबाई स्मॉल बी है, भुजा सी ए की लंबाई स्मॉल सी मान लिया जा रहा है कि ए बी की कुछ भुजा दिया है ए बी की लंबाई दिया है ए, और भुजा बी सी की लंबाई दिया है बी, भुजा सी ए की लंबाई दिया है सी। तो इसका परिमाप 2s बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से तो ये तो परिमाप हो गया त्रिभुज का। ठीक है, लेकिन अगर तो 2s क्या है? परिमाप है। अब अगर हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप जो होगा वो क्या होगा? यस होता है। तो यहां से यस का मान निकालेंगे, 2 इसका हर बन जाएगा। तो यस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। ठीक, ये त्रिभुज का क्या हुआ? अर्ध परिमाप हुआ। तो ये सिंपल जानकारी दिया जा रहा है आपको। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप पढ़े होंगे, परिमेय में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अंतः कोण कौन है? जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। तो अंतः कोण कौन है? ये कोण ए है, ये कोण बी, ये कोण सी, ये त्रिभुज के क्या है? अंतः कोण। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना? 180 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कोई त्रिभुज है तो उसकी 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से अधिक होगा। ठीक है,
तो देख लीजिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, या तीसरी भुजा से बड़ी होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से अधिक होता है, या त्रिभुज के किन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इसका भी कह सकते हैं तीसरी भुजा से अधिक होता है। या तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसका भी लिख सकते हैं। तो दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं ले लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं ए बी भुजा ले लें और बी सी भुजा ले लें। तो ए बी और बी सी का इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा ए सी से क्या होगा, अधिक होगा। तो एक भुजा अगर ए बी और दूसरी भुजा हम बी सी ले रहे हैं, तो इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा ए सी से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी दो भुजाओं का योग हो गया। तीसरी भुजा ए सी से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इधर मुंह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो गया। तो हमने ए बी और बी सी लिया, तो इन दोनों का योग ए सी से अधिक हो गया। अगर हम ये दोनों भुजाएं ले लें, बी सी और सी ए ले लें, तो इन दोनों का योग क्या होगा, ए बी से अधिक होगा। तो दूसरा हम ले रहे हैं बी सी और सी ए का योग जो होगा वो क्या होगा, ए बी से अधिक होगा। ठीक है, ए बी से क्या होगा, अधिक होगा। अब हम दूसरी भुजा ले रहे हैं, अगर सी ए और ए बी ले लिया जाए तो इन दोनों का योग क्या होगा, बी सी से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए सी ए प्लस ए बी का योग जो होगा वो बी सी से अधिक होगा। ठीक, ये ध्यान रखिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और तीसरा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अंतर का जो निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान मतलब जिसका मॉड, ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। देखिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, ये तो योग था, अब की बार अंतर की बात हो रही है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अंतर का, भुजाओं के अंतर का निरपेक्ष मान, जिसको मॉड कहते हैं, निरपेक्ष मान, त्रिभुज के किन दो भुजाओं के अंतर का निरपेक्ष मान हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। तो कोई दो भुजा ले लीजिए, उनका अंतर ले लीजिए और उसका मॉड निकालिए, तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए हम ए बी और बी सी ले रहे हैं कि ए बी और बी सी का अंतर, भुजा ए बी की लंबाई और भुजा बी सी की लंबाई के अंतर का क्या करेंगे, निरपेक्ष मान लेंगे, मॉड लेंगे। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए बी सी अधिक है तो इसको सॉल्व करेंगे, ऋणात्मक आएगा, तो उसका जब मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो मान है, निरपेक्ष मान है, वो क्या होगा, तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा कौन है, ए सी, ए सी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर लेस देन का चिन्ह लगेगा, ए सी। ठीक, इसी तरह अब तो हमने ए बी और बी सी का अंतर लिया, तो इसका निरपेक्ष मान ए सी से कम हो गया। अब हम इसको लेंगे, भुजा बी सी और सी ए, भुजा बी सी की लंबाई और भुजा
AC की लंबाई के अंतर का निरपेक्ष मान जो होगा वो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, AB से क्या होगा, कम होगा, AB से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब हम कौन सा लेंगे, AC और AB भुजा लेंगे। तो AC और भुजा AB, भुजा AC और भुजा AB की लंबाई का अंतर का निरपेक्ष मान क्या होगा, भुजा BC की लंबाई से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज जो होता है एक उत्तल बहुभुज होता है। त्रिभुज जो है एक उत्तल बहुभुज है। ठीक है, और त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला क्या होता है, बहुभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, उत्तल, उत्तल में उभरा हुआ उत्तल बहुभुज होता है, और तीन भुजाओं वाला भी क्या होता है, बहुभुज होता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज एक उत्तल बहुभुज है। त्रिभुज एक उत्तल बहुभुज है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज कह सकते हैं, तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। तीन भुजाओं वाला क्या है, बहुभुज है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बहिष्कोण की। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की किसी एक भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा दें। ठीक है, तो त्रिभुज के किसी एक भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा दें, तो देखिए इसको हम दूसरा बना दे रहे हैं। जैसे सपोज के लिए कोई त्रिभुज है ABC, मतलब किसी एक भुजा को आगे की ओर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। इसको D मान लीजिए, बहिष्कोण हो गया। ठीक है, इस भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा दिए, तो इस भुजा को जब हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये कोण क्या होगा, बहिष्कोण होगा। क्या होगा, बहिष्कोण होगा। ठीक है, और इस भुजा को हम इधर आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं तो ये कोण क्या होगा, बहिष्कोण होगा। ठीक है, तो अगर हम एक बहिष्कोण का मान, इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले। ठीक है, तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो ये कोण कितना हो, जैसे ये कोण हमने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस x होगा, क्योंकि इस रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा। जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस x हो जाएगा। इसी तरह ये कोण कितना है, y है, तो ये कोण कितना होगा, जैसे इस रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये कोण जब y है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस y हो जाएगा। इसी तरह ये कोण z है और इस सीधी रेखा पर कितना कोण बन रहा है, 180 अंश का, तो ये कोण क्या होगा, 180 अंश माइनस z हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो 180 अंश माइनस x प्लस 180 अंश माइनस y प्लस 180 अंश माइनस z बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक, अब ये 180 से 180 एक काट देंगे। अब 180 180 कितना हुआ, 360 अंश हुआ, माइनस x माइनस y माइनस z बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब माइनस x माइनस y माइनस z को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा 360 अंश बराबर x धन y धन z। ठीक, x क्या है, बहिष्कोण है, ये y भी क्या है, बहिष्कोण है, z भी क्या है, बहिष्कोण है। तो देख रहे त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना होता है,
360 अंश होता है। ठीक है, 22 कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इसको हम लिख के अभी सॉल्व करा दे रहे हैं। तो लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। हमने अभी आपको बता दिया, ये बहिष कोण है। बहिष कोण एक एक्स हो गया, एक दूसरा हुआ वाई हुआ, और तीसरा क्या हुआ? जेड हुआ। ठीक है, तो ये समझाने के लिए हमने निकाला था और समझा दिए कैसे आया है 360 अंश। ठीक है, तो हम सीधे पॉइंट पे ध्यान देंगे कि त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। जिसको हम लिख सकते हैं एक्स धन वाई धन जेड बराबर कितना होगा? 360 अंश। एक्स वाई जेड यहां पर क्या है? बहिष कोण है। एक्स वाई जेड क्या है? बहिष कोण। ठीक है, अगला पॉइंट है, त्रिभुज में बड़े कोण की सामने भुजा बड़ी तथा छोटे कोण की सामने भुजा क्या होती है? छोटी होती है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी, और छोटे कोण के सामने भुजा क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती। जो कोण बड़ा होगा उस कोण के सामने भुजा बड़ी होगी, जो कोण छोटा होगा उस कोण के सामने भुजा क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, इसको खोल रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो पहले प्रकार के बारे में जान लीजिए, तब एक एक करके पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इस तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो तीन प्रकार का होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है,
तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती, समान होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं, अर्थात भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आइए कोण के आधार पर हम देख ले रहे हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होता है, वो क्या कहलाता है, त्रिकोण, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से 180 अंश के बीच में हो, वो क्या होता है, 90 से 180 अंश के बीच में होगा, क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर तीन प्रकार का हुआ त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज के प्रकार। अब हम एक एक के बारे में पहले जानेंगे। तो पहले जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज एक एक करके हम पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इस तरह बना दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ये मान लीजिए ए, दूसरा बी, तीसरा सी, त्रिभुज के शीर्ष हो गए, ठीक है। अब इसमें समबाहु त्रिभुज क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, समान, बाहु मतलब भुजा की समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है।
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो और साइड में आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अर्थात ये तीनों भुजाएं कौन कौन से हैं, एक तो ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा ए सी हो गया। तो ए क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर एक भुजा ए है तो ये भी ए होगा और तीसरा भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर एक भुजा की लंबाई ए है तो दूसरे की भी ए होगी और तीसरे भुजा की भी लंबाई क्या होगी, ए होगी। तो ए प्लस ए क्या होगा, 3a, जहां ए क्या है, भुजा है, जहां ए भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा एक चीज और ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 60 अंश होता है। ये प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होता है, √3/4 ए भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 यहां पर भुजा स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, इतना भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसके एक भुजा की लंबाई हम ए मान ले रहे हैं या एक्स मान लीजिए, ए बी सी। ठीक है, तो एक भुजा की लंबाई एक्स है तो ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा। यहां शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। लंब डालेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरा एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, और ये एक्स का आधा हो जाएगा, ये भी क्या होगा, x/2 हो जाएगा। तो ये इतना यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा यहां से यहां तक। यहां से एक लंब डाल दिया गया तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक x था, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब ये इसको नाम दे रहे हैं AD। तो यही AD क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, अब इसको पाइथागोरस के प्रमेय से जब सॉल्व करेंगे
तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वो होता है कांट पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो जो मान आता है h का, ठीक है, ऊंचाई h का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऊंचाई h बराबर आ जाएगा √3/2x, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, जहां x क्या है, भुजा, जहां x भुजा की लंबाई, ठीक है। तो ये तो समबाहु त्रिभुज के बारे में था। अब हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, पूरा इसको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, समद्वि मतलब दो भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना, समान हो, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं, ABC। तो सपोज के लिए AB बराबर है AC के, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, कि भुजा AB बराबर है भुजा AC के, ठीक है। AB बराबर क्या हो जाएगा, BC के, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो असमान भुजा है, यहां देखिए ये दोनों तो समान भुजाएं हैं, AB और BC ये क्या है, समान भुजाएं, समान भुजाएं, लेकिन यहां पर देखिए AB और AC जो है ये क्या है, समान भुजाएं, कि भुजा AB भुजा AC क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समान भुजाएं हैं, ठीक है, तो इनको समान भुजाएं कहेंगे। लेकिन ये जो BC है ये क्या है, असमान भुजा है, ठीक है। तो असमान भुजा जो होती है उसको हम आधार कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा को क्या कहते हैं, असमान भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो असमान भुजा को आधार कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ त्रिभुज ABC में अगर AB बराबर AC है तो ये तो समान भुजाएं होंगी, और BC जो है वो क्या है, असमान भुजा है, असमान भुजा है तो ये क्या होगा, आधार होगा, ये BC क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और पॉइंट देखिए इसमें, अगला पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि आधार के सामने का कोण, और देखिए BC आधार है तो इस भुजा आधार मतलब असमान भुजा की जो सामने का कोण होगा ये कोण क्या होगा, शीर्ष कोण होगा, क्या कहलाता है, शीर्ष कोण कहलाता है। कि आधार के सामने का कोण क्या कहलाता है, शीर्ष कोण कहलाता है, या कह सकते हैं असमान भुजा के सामने का कोण क्या कहलाएगा, शीर्ष कोण कहलाएगा, ठीक है। आधार
के सामने का कोण शीर्ष कोण कहलाता है। शीर्ष कोण कहलाता है। आधार के सामने का कोण क्या कहलाता है? शीर्ष कोण कहलाता है। ठीक है। तो त्रिभुज में आप पढ़े हैं, त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। त्रिभुज में प्रमेय है, तो किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। आप पढ़े हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे देखिए AB बराबर है AC के, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AB के सम्मुख कोण एक कोण C है और AC के सम्मुख कोण B है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो त्रिभुज में प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के या समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर कोण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण या समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। बात एक ही है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो भुजा AB बराबर है AC के, तो AB के सामने का कोण C है, AC के सामने का कोण B है, तो AB और AC बराबर है, तो ये कोण C कोण B क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है। या कोण इसमें हम लिख सकते हैं AB बराबर AC बराबर है, तो AB के सामने का कोण कौन है? कोण C है, तो कोण C बराबर होगा, और AC के सामने का कोण B है, तो ये कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है। ये तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम एक लंब डाल दें, तो जब यहां से एक लंब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? D होगा। ठीक है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? सूत्र होता 1/4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/4 B इंटू अंडर रूट, देखिए 1/4 B इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है। जहां a क्या है? समान भुजाओं की लंबाई है। ये जो है समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई, और B क्या है? असमान भुजा की लंबाई है। असमान भुजा की लंबाई। ठीक, ये क्या हो गया? असमान भुजा की लंबाई हो गया। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे।
ये AD ऊंचाई H, अगर ये है तो ये भी ये होगा, और ये आधार क्या हो जाएगा, B हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक B हो जाएगा, ये पूरा B। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई H बराबर क्या होगा, सूत्र H बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो h का जब मान आएगा तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में था। अब हम जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज को, दे रहे हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, भिन्न भिन्न लंबाई, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, तो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज की होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई त्रिभुज आप बना सकते हैं, जिस तरह ABC, इन तीनों की लंबाई अलग अलग, ठीक है, तीनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है, तो नाम दे दिया गया ABC। अगर इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप आपको बताए कि त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 2s बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C होगा, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इधर बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ठीक है। इसको हीरो का फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, हीरोइन फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर क्या होगा, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यस का मान हम यहां से निकालेंगे, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यस का मान मालूम होगा, और इसी में हम पुट कर देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो हमने आपको बताया कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक तो न्यून कोण, दूसरा सम कोण, तीसरा अधिक कोण।
न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश से कम होता है। ठीक है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश और 180 अंश के बीच में होता है, क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब 90 से कम 180 से, 90 से अधिक 180 से कम होता है तो क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो पहले नंबर 1 इसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या है? कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये कोई न्यून कोण त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कि कोण ए का मान 90 अंश से कम हो, कोण ए का मान 90 अंश से क्या हो? कम। कोण ए का मान 90 अंश से कम, कोण बी का मान भी 90 अंश से कम हो, कोण सी का मान भी 90 अंश से क्या हो? कम हो, तो क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब यहां पर न्यून कोण त्रिभुज जो हो सकता है वो समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु, कोई एक त्रिभुज हो सकता है। ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है या समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु, इनमें से कोई भी न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु तथा विषमबाहु में कोई एक त्रिभुज हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और विषमबाहु भी हो सकता है। ठीक है। ये था न्यून कोण त्रिभुज। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। ठीक है। खोलें इसको। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 अंश, समकोण अर्थात 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है।
तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये सपोज कर लिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 अंश ये कोण समकोण। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कोण बी, एंगल बी, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, इसको लिख सकते हैं ए बी सी, या एंगल सी बी ए, ये कितना है 90 अंश। दो सीधे आप कोण बी भी लिख सकते हो, कोण सी बी ए या कोण ए बी सी, ये कितना है 90 अंश है। ठीक है, जब ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती है, तो ये इसका कर्ण हो गया। ठीक है, इसका क्या हुआ, कर्ण हुआ। ठीक है, और जिस पर ये 90 अंश का कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये। ठीक है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस पर ये लंब है तो ये लंब हो गया, और इस ये क्या हो गया, आधार हो गया, और 90 अंश के सामने भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो एक चीज और यहां पर जान लीजिए, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। जब ये 90 अंश हो गया तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये न्यून कोण होंगे, ये भी न्यून कोण होगा। 90 से ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे। ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, तो ये न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। और ये क्या है, समकोण है, तो इसका मतलब ये 90 अंश अधिक, 90 अंश बड़ा है इन दोनों कोणों से ना। तो बड़े बड़े कोण के सामने भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो 90 अंश बड़ा है तो कर्ण भी क्या होगा, बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, समय नहीं लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन है, आधार और लंब है। तो क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर। ये हो गया। तो कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज समद्विबाहु तथा विषमबाहु त्रिभुज में कोई एक हो सकता है। मतलब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी अगर इसमें, तो क्या होगा, समद्विबाहु हो जाएगा। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा, विषमबाहु हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं। ठीक है, और कोई भी भुजा बराबर नहीं हो सकती है तो क्या होगा, विषमबाहु हो सकता है। तो अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु, तथा अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा, विषमबाहु हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु तथा विषमबाहु त्रिभुज में कोई एक हो सकता है, में कोई एक हो सकता है। अगर दो भुजाएं बराबर होंगी समकोण त्रिभुज का तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में से कोई हो सकता है, जबकि न्यून कोण त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और विषमबाहु भी, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हो गई। अब एक और बचा हुआ है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से 180 अंश के बीच में होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश और 180 अंश के बीच होता है, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश तथा 180 अंश। ठीक है, वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश से 180 अंश, 100 से कर दी, 90 अंश से 180 अंश के बीच होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होगा, 90 से 180 अंश के बीच में होगा, तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो कोई इस तरह त्रिभुज हो सकता है, इस तरह दिखा सकते हैं आप। ये नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दिया गया ए बी सी। तो ये कोण, ठीक है, तो ये कोण जो है, कोण ए जो है ये 90 अंश से अधिक है। एंगल ए जो है ये 90 अंश से क्या है, अधिक है, और 180 अंश से क्या है, कम। ठीक है, 90 से अधिक 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। तो एक अधिक कोण में क्या हो सकते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। तो जब ये अधिक हो गया तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा, ये भी क्या होगा, न्यून कोण। और ये भी कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो जब ये 90 से अधिक 180 से कम ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों 90 से ही क्या होंगे, कम होंगे, तभी योग 180 अंश आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पॉइंट क्या बन सकता है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण तथा दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण तथा दो न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण होगा और दो क्या होंगे, न्यून कोण होता है। ठीक है, अब
तो अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। तो 90 अंश होने के कारण ये समबाहु त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। इसको पॉइंट नोट कर लेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु नहीं हो सकता, कभी भी समबाहु नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश होता है, 90 से कम होता है। ठीक है, तो अधिक कोण, और अधिक कोण में क्या होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण 90 से अधिक नहीं है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु नहीं होता है। अगला पॉइंट है, किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण तथा एक ही अधिक कोण संभव है। किसी भी त्रिभुज में कोई त्रिभुज हो, तो किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण, मतलब एक कोण 90 अंश एक ही हो सकता है, 90 अंश, एक से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण तथा एक ही अधिक कोण संभव है, तथा एक ही अधिक कोण संभव है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण संभव है और एक ही अधिक कोण संभव है, एक से अधिक संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट से नोट कर लीजिए कि समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आधार को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये नोट आप लिख लेंगे, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो समबाहु या समद्विबाहु, समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को समद्विभाजित करता है, अर्थात उसको दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। इस तरह भी कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का योग तीसरे कोण के क्या होता है, या समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात दो कोणों का योग 90 अंश है, तीसरा कोण भी क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। तो प्रकार खत्म हो गए, बहिष्कोण के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है,
और इसका ये बहिष्कोण है, कोई नाम दे दिए ए बी सी ए डी, तो ये क्या है, बहिष्कोण है। बाह्य कोण या बहिष्कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहिष्कोण का मान जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो किसी त्रिभुज के, जैसे ये कोण है, इस कोण का मान जो होगा सुदूर अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, या कह सकते हैं दोनों अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का जो सुदूर अंतःकोण होगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इस कोण का मान जो होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख ले रहे हैं। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण या बहिष्कोण भी कह सकते हैं, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अपने दोनों अभिमुख, बाह्य कोण अपने दोनों अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कोण क्या है, ए सी डी, मतलब इसका जो ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण का मान क्या होगा, कोण ए और कोण बी के योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, किसी त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण अपने प्रत्येक अभिमुख कोणों के अभिमुख कोण से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे ये कोण है, ये कोण क्या होगा, कोण ए से क्या होगा, अधिक होगा, और ये बहिष्कोण जो है कोण बी से भी क्या होगा, अधिक होता है, ठीक है। तो इस कोण का मान इस कोण से अधिक होगा और इस कोण का मान भी इस कोण से क्या होगा, अधिक होगा, और इस कोण का मान क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखिए, किसी त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण में प्रत्येक बाह्य कोण, किसी त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण अपने प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है, अपने प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है, तो क्या मतलब कोण ए सी डी का मान जो होगा वो क्या होगा, कोण ए से अधिक होगा, क्योंकि इसका जो अंतःअभिमुख कोण है, कोण ए है और कोण बी भी है, तो कोण ए सी डी का मान कोण ए से अधिक होगा, कोण ए सी डी का मान कोण बी से भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। कोण ए से अधिक है और कोण बी से भी क्या है, अधिक है। एक पॉइंट और है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने आसन्न कोण के साथ मिलकर क्या करते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। जैसे ये रेखा है, इस बिंदु पर यहां से आके मिल रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश होता है। तो कहने मतलब कोण ए सी बी और कोण ए सी डी, इन दोनों का योग क्या होता है, अर्थात ये रैखिक गुण बनाते हैं, और रैखिक गुण के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। ये दोनों कोण रैखिक गुण बना रहे हैं, तो इसका और इसका इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अभी बहुत से पॉइंट है, अभी त्रिभुज की माध्यिका के बारे में जानेंगे, लंब केंद्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इन अभी सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता है, त्रिभुज में समरूपता है, ठीक है। तो ये सब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।